अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला शरीक हयात अज़ बिन्ते असलम सुनना शुरू कर दिया होगा। इसकी पिछली किस्त आपको हमारे नावल पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस नावल को लेकर। तो तू मिल नहीं पाया उसे? उसने हैरत से उससे सवाल किया। कहाँ यार, यहाँ आकर पता चला अपने गांव चली गई और स्टूडेंट इन्फो दे नहीं रहे। यार रुबाइशा नाम है उसका, प्यार से उसे रोबा कहते हैं। उसने कभी अपने गांव का नाम नहीं बताया था। उसके सवाल पर जीशान और अफसरदा हो गया था। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार तो बुक शॉप पर मिले थे, बुक एक्सचेंज हो गई थी। फिर इत्तेफाक से मुलाकातें हुई और जैसे ही इजहार किया मिशन आ गया और अब पता चला गांव चली गई है। चल कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगी। तकिया कमर के पीछे रखते वो एक अनजाना सा दर्द महसूस कर रहा था। टीस सी उठी थी। वो हाथ से मसाज कर रहा था मगर अपनी ही उंगलियों का लम्स उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। दर्द अंदर हड्डी में हो रहा था। उसके अचानक खामोश हो जाने पर जीशान फोन को घूरने लगा। हैदर तू ठीक है? हाँ यार, अचानक दर्द हो रही है, कमर में बढ़ती जा रही है। जीशान परेशान हो गया था। क्यों, होनी तो नहीं चाहिए। तेरे पास कोई है? सुफियान चला गया? वो तो 9 बजे चला जाता है। कोई बात नहीं, काबिल बर्दाश्त है, मैं देखता हूँ कोई पेन किलर। फोन बंद करके उसने साइड टेबल का दराज खोला। तब तक वो बढ़ती बहुत बढ़ गई थी। दवाई मिली, पानी ग्लास में डाला और दवाई खा ली। दर्द इतना बढ़ गया था कि पसीने आने लगे थे। बैड क्राउन से सर टिकाए वो जब्त करने की कोशिश कर रहा था जो नामुमकिन होता जा रहा था। इसने उसका जीना मुहाल कर दिया था। कोई नहीं था उसके पास जो उसका दर्द बांट सकता। वो अकेला जूझ रहा था इस दर्द से जो उसके सांस तक रोकने का कमाल रखती थी। सुबह का सूरज रोशन होते हुए भी स्याही का रंग रखता था। एक अजीब सी सुबह जो सिर्फ रूबा नहीं हैदर के लिए भी उदास थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब दर्द से राहत मिली थी। वो उदास सा ड्राइंग रूम में बैठा था, किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था जब एक मखसूस इत्र की खुशबू ने उसे मुतवज्जा किया। उसने नजर उठाकर देखा तो सदियों के उदास चेहरे पर बहारें आ गई थी। नाना जान, उसका चेहरा हाथों में थाम कर उसके माथे पर बोसा दिया। हैदर तुम कैसे हो? उसके पास सोफे पर बैठते एक रोब था उनकी शख्सियत में। चची जान सर पर चादर और आधा चेहरा छुपाए पानी का ग्लास लेकर आईं। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। ग्लास पकड़ते उन्होंने असबात में सर हिलाया तो आशिर साहब भी आकर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम चचा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आशिर, कहाँ जाने की तैयारी है? ग्लास वापस पकड़ाते उन्होंने आशिर को मुखातिब किया। बस चचा, जिरगे में जा रहा था, आज फैसला है यशमान के कातिल का। उन्होंने असबात में सर हिलाया। तो क्या फैसला किया? क्या सजा दोगे तुम कबीले वालों को? वनी। हैदर ने कोफ से सर झुका लिया था। नाना जान खुद हैरान रह गए थे। वनी? लेकिन किसके साथ? आशिर साहब ने चोर नजरों से हैदर को देखा जिसका हाथ व्हील चेयर के पहियों पर था। इससे पहले वो मुड़ कर जाता, नाना जान ने उसका हाथ पकड़ लिया। हैदर से चचा। ये उनके लिए दूसरा झटका था। उन्होंने हैरत से पहले आशिर और फिर सकीना को देखा जो चाय रख रही थी। टेबल पर चाय रखती वो महसूस कर सकती थी कि नाना जान उसे घूर रहे हैं। वजह? चचा वजह आपके सामने। हैदर की ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। वो तन्हा हो गया है। इसे किसी की ज़रूरत है जो हर वक्त इसके साथ रहे। मैंने वजह वनी की नहीं, सकीना और हैदर के रिश्ते के ख़त्म होने की पूछी है। उनकी बुलंद आवाज़ पर किचन में खड़ी सकीना कांप गई थी। उसने एक नज़र सफ़ेद से सुर्ख होते चेहरे को देखा। सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों ज़रा हाथ की उंगलियों में फ़ेरोज़ा पखराज की अंगूठी, सर पर पगड़ी, सफ़ेद लट्ठे का सूट और पैरों में पेशावरी चप्पल। वो आशिर साहब को घूर रहे थे जो खुद डर से सर झुका गए थे। चचा वो सकीना नहीं चाहती हैदर से मंसूब रहना, इसलिए। वो गुस्से से उठ खड़े हुए। वाह आशिर वाह, क्या बात है, इतने लालची हो गए तुम, अपने बेटे की मौत तक का सौदा कर दिया। एक ही तीर में 2 शिकार कर लिए। 30 मार खान समझते हो? हैदर की इस हालत को तुमने सजा बना दिया। इस कबीले की सजा। अपनी बच्ची को बचाने के लिए तुमने एक नीच जात की लड़की वनी करने का सोच लिया, अपनी बेटी को बताने के लिए।
وہ کھڑے تھے تو आशिर साहब कैसे बैठ सकते थे? आगे चचा थे उनके। चचा वो नीची जात नहीं है तो खानदानी लोग और अपनी बेटी को नहीं हैदर को बचा रहा हूँ। इतना गिरा हुआ लगता हूँ कि अपने बेटे की मौत का सौदा कर दूंगा हैदर से जान छुड़ाने के लिए। सकीना हैदर से निकाह नहीं करना चाहती। वो बच्ची है, वो नहीं संभाल पाएगी उसे। और जो लड़की आएगी वो हैदर के लिए कनीज के तौर पर आएगी, जो हर वक्त इसके साथ रहेगी, इसकी ज़रूरत का ख्याल रखेगी। हैदर अगर आप सब पर बोझ बन गया है तो हम इसे ले जाएंगे आशिर। इन तीनों ने दरवाजे में देखा जहां स्याह लिबास में मलबूस उधेड़ उम्र शख्स उन सब को घूर रहा था। खामोश घर में पड़ते इनके कदमों की धमक सकीना और चच्ची की सांसें तेज कर रही थी। लहू छलकाती आंखों से उन्होंने आशिर को देखा। मैं हैदर को ले जाता हूं अगर तुम पर बोझ बन गया है तो। ये तो गुस्से से जलाल भरपूर चेहरा किसी को भी हैबत में ले सकता था। हैदर ने नरमी से उनका हाथ पकड़ा। मामू ऐसा नहीं है। उन्होंने शफकत से उसे देखा, उसके सर पर हाथ फेरा। अब बीच में न बोलना। हाथ उसके हाथ से छुड़ाते वो आशिर साहब के मुकाबिल आ गए थे। आशिर, ये तूने अच्छा नहीं किया। जब इसके माँ बाप मरे थे ना, तब तूने हाथ जोड़कर इसे हमसे लिया था, और आज इस वक्त में तो इसे बोझ समझ रहा है। ननियाल मर नहीं गया इसका जो किसी भी लड़की से ब्याह देगा बोझ समझकर। तुझे जो फैसला करना है कर, अपनी किसी नौकर से कर या खुद से, मगर हैदर से नहीं। नंगी तलवार की तरह उनका काटदार लहजा आशिर साहब को सर उठाने पर मजबूर कर गया था। और जहां तक रही बात इसकी शादी और संभालने की, तो काश मेरी कोई बेटी होती तो वो इससे बढ़कर नहीं होती। ले जाएंगे हम इसे अपने साथ, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हैदर की व्हील चेयर थाम ली थी, मगर आशिर साहब सामने आ गए। मेरा यकीन करें हाशिम भाई, मैं हैदर के हक में कुछ गलत नहीं करूंगा। उनका लहजा बेबस था। हक में बेहतर करते तो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते। आखिर तुम्हें वादे से अजीज अपनी औलाद हो गई आशिर। उन्होंने बेबसी से नाना जान को देखा। मुझे आज भी रजा भाई से किया वादा अजीज है चचा। 2 थप्पड़ मार कर जिद करके मैं सकीना को हैदर का कर भी दूं तो क्या वो अपने साथ साथ हैदर को भी खुश रख पाएगी? जबरदस्ती के रिश्ते हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं चचा जान। हैदर और सकीना दोनों की जिंदगी एक साथ बर्बाद नहीं कर सकता। जोर जबरदस्ती से रिश्ते बन सकते हैं, जज्बात नहीं। और वो लोग कोई नीच या झूठी जात के नहीं हैं, खानदानी हैं। बहुत अमीर ना सही पर गरीब भी नहीं है। हैदर ने अफसोस से अपने चचा को देखा, मगर हाशिम साहब तो गुस्से में थे। वो हैदर को ले जाना चाहते थे। अपनी बहन की निशानी को उन्होंने हैदर को आगे धकेल दिया। आशिर साहब ने तड़प कर हैदर को देखा, जो खुद को बाहरी दरवाजे की जानिब जाता देख रहा था। रुके मामू। उसकी आवाज पर आशिर साहब ने उम्मीद से उसकी जानिब देखा। पहिए घुमाकर वो आशिर साहब के सामने आया। मामू, नाना जान, मैं जानता हूं आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि चचा जान मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपको याद है मामू, बचपन में जब आपने कहा था कि हैदर डॉक्टर बनेगा, तो चाचू ने शर्त लगाकर ये कहा था कि जो इसकी आदत है ये सिपाही बनेगा, और वही हुआ था। मेरा दिल अपने मुल्क की खिदमत की तरफ लपकता था। कितने अच्छे से जानते थे चचा मुझे। और फिर एक बार बाबा ने कहा था कि हैदर ट्रेनिंग पर नहीं जाएगा। चचा ने कितनी इंसल्ट करवाकर, कितनी मिन्नत करके मुझे ट्रेनिंग पर भेजा था। उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया। मैं उनके एक फैसले पर यकीन नहीं कर सकता। उसने सवालिया निगाहों से नाना जान को देखा। हाशिम, आशिर दोनों नाना जान के जवाब के मुंतजिर थे। बेशक उनका फैसला आखिरी होगा। आशिर, एक बार फिर यकीन कर रहा हूं तुम पर, तोड़ना मत, वरना जुल्फ़िकार अली भूल जाएगा कि उसका तुमसे कोई रिश्ता भी है। मेरे बच्चों की आखिरी अमानत है ये। इसकी जिंदगी खराब, यानी मेरी, मैं माफ नहीं करूंगा। अपना फैसला सुनाकर हैदर के सर पर हाथ रखते वो चले गए थे। हाशिम साहब भी सिर्फ हैदर से मिलकर गए थे। वो गिर जाने के से अंदाज से सोफे पर बैठ गए। अब्बा, पानी। ग्लास को देखते खूंखार नजर सकीना पर डाली, जो थूक निकल कर रह गई थी। शहला, शहला, वो अपनी बेगम को आवाज देता उनका लहजा और भी सख्त हो गया था। सुफियान भी डर कर बाहर आ गया था। हैदर को अंदर लेकर जाओ। सुफियान को हुक्म देते वो हैदर की तरफ मुड़े। हैदर, मैं तुमसे बात करता हूं, अंदर जाओ। मगर उसकी नजर तो सकीना पर थी, जिसका रंग लट्ठे की तरह सफेद हो गया था। चचा, गुस्सा मत करें, कोई बात। हैदर, लहजा पुर इश्तियाल था, इसलिए हैदर भी खामोश हो गया था
उसकी चेयर को घसीटता सुफियान उसे ले गया। वो 2 कदम सकीना की तरफ बढ़े तो वो डर कर अपनी माँ के पीछे छुप गई। क्या कर रहे हैं आशिर साहब? पूछो अपनी बेटी से। मेरे सर में खाक डालकर कितनी खुश है ये। इतनी ऊंची आवाज हैदर को अंदर तक सुनाई दे रही थी। चचा के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी कि मेरी औलाद मेरे कहने में नहीं है। हैदर को अब परेशानी होने लगी थी, मगर सुफियान उसे बेड पर लिटा चुका था। उसने ब्लैंकेट साइड किया। सुफियान, मुझे बाहर ले चलो, चचा जान सकीना को डांट रहे हैं। सर रुक जाएं, बड़े सर का गुस्सा तो आसमान पर पहुंचा है, वो आपको भी डांट देंगे और मुझे भी। प्लीज सर। वो खामोश हो गया था। क्या कह रहे हैं आप आशिर? आपको अपनी औलाद से ज्यादा रिश्तेदारों की फिक्र है। रिश्तेदार या शरीक नहीं है, वो बाप था हमारा। और वो लड़का मेरे बड़े भाई का बेटा है, मेरा खून। एक के साथ ज्यादती करके दूसरी औलाद का क्या करूं, जो मतलब परस्त और डरपोक है। उनकी आवाजें सुन सुन कर हैदर बेचैन हो रहा था। देखें, जो भी है, मेरी बेटी को भट्टी में नहीं झोंक सकती। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। सही कहा। मैं भी हैदर की जिंदगी मजीद खराब नहीं करूंगा। इस जैसी मतलब परस्त, डरपोक और कमजोर औलाद से वो खुददार माजूर लड़का बेहतर है, जो कम से कम मेरी इज्जत रखना जानता है, मुझ पर यकीन करता है। वनी का फैसला मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, हैदर की बेहतरी के लिए किया है। और अगर उस लड़की पर उंगली भी उठाई गई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद पर काबू पाते वो चले गए थे। काफी देर तक कोई आवाज न आने पर हैदर ने सुकून का सांस लिया। तूफान थम गया था। सकीना अपने माँ के गले लगे रोने में मसरूफ थी। हवा से हिलते बरगद के पेड़ के नीचे जिरगा बैठ चुका था। वो सीधा बुजुर्ग चेहरे को देखने में एक वहशत का सामान लगते थे। सालों का तजर्बा उनके चेहरे से झलक रहा था। जल्लाद जितनी हिम्मत अपने अंदर रखते होंगे, जो सब बालाए ताक रखे ये मुंसिफ, वनी, कारोकारी, सवारा, सती जैसी रस्मों का हुक्म देते आए हैं, या शायद इससे भी ज्यादा। जल्लाद तो मौत देता है, ये मौत जैसी जिंदगी। सरों पर चादरें लिए, टूटी चप्पल पहने, गंदे चेहरे लिए चिलमिलाती धूप में खड़े ये बाशिंदे अपने चेहरे पर गुर्बत की तवील तहरीर लिए जिरगे का फैसला सुनने आए थे। और इन्हीं में मौजूद थीं ये तीनों माँ बेटियां। इन तीनों के सर झुके थे, क्योंकि उनका जुर्म बयान कर दिया गया था। यशमान की मौत का मंजर आशिर साहब की आंखें नम कर गया था। तो बताओ आशिर अली, तुम क्या फैसला चाहते हो? गहरा सांस लेकर उन्होंने दोनों लड़कियों को देखा। खुले घेरेदार वाली शलवार, कमीज, सर पर दुपट्टा और लटकती चूड़ियां। जेबो तो देखने में ही लाउबाली और बच्ची लगती थी। नजर दूसरी जानिब गई थी। सलीके से लिया दुपट्टा, झुकी गर्दन, लंबी चौड़ी साफ और बगैर शिकन के कपड़े। वो इन्हें समझदार और सलीकाशार लगी थी। वनी, हमें ये लड़की वनी में चाहिए। सबकी नजरें एक साथ रोबा की जानिब उठ गई थीं, जो सर उठाए बगैर भी जान गई थी कि वो मैं हूं। ठीक है, जिरगा अकमल खान की बेटी रुबाइशा खान को वनी करती है। झुकी नजरों से एक आंसू गिरकर जमीन बोस हो गया था, जिसे ये जल्लाद मुंसिफ अपने पैरों तले रोंद गए थे। उसकी आंखों के सामने जीशान का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। सर्द शामों में दरीचा अत खुला रह जाएगा, कोई हमको उम्र भर अब ढूंढता रह जाएगा। आंधियां सारे वर्क मेरे उड़ा ले जाएंगी, ताक पर रखा दिया बस ऊँघता रह जाएगा। हम चले जाएंगे खामोशी से बस्ती छोड़कर, दूर से तू देखता बस देखता रह जाएगा। भूल जाएंगी नई नस्लें हमारी शायरी, बस किताबों में हमारा तस्करा रह जाएगा। हिजरतों का फैसला यकदम सुना देगा कोई, सब का सब सामान यूं ही घर पड़ा रह जाएगा। फर्क कोई भी नहीं पड़ना हमारे कूच से, कोई तकिया रात भर बस भीगता रह जाएगा। हम हिलाकर हाथ कश्ती से कहेंगे अलविदा, और किनारे पर कोई पहचानता रह जाएगा। वो बिस्तर पर चित लेटा छत को घूर रहा था। 4 अफराद खाने के बावजूद हैदर की जिंदगी ये 4 दीवारी में कैदी होकर रह गई थी। उसकी मोहब्बत तक इस हालत में उसे छोड़ गई थी। वो नहीं जान पाया था कि जिरगा उससे क्या करवाना चाहता था, मगर वो ये जानता था कि अब जो भी उसकी जिंदगी में आएगी वो औरत नाम की शय से सिर्फ नफरत ही करेगा।
اس کا وجود میرے لیے محض اسٹور روم میں پڑے پرانے سامان کی طرح ہوگا جس کے آخر میں باہر پھینک دیا جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں تھا کہ دروازہ اچانک کھلا۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے مجھے سزا دے دی ہے نا، بختو کو جیل مت بھیجے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر مخالف عورت نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی اور اسی انداز سے کھینچ کر اندر پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ فرش پر گری پڑی تھی اور حیدر بستر پر لیٹا تھا۔ اس لڑکی کا رونا دیکھ رہا تھا جو فرش پر ہی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی اور اب سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بلینکٹ ٹھیک کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ مگر اب دھیان کہاں کہیں اور لگنا تھا، اس لیے پھر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم رونا بند کر سکتی ہو؟ مجھے سونا ہے۔ روبا نے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو بستر پر لیٹا اسے حکم دے رہا تھا۔ کیسا بے حس انسان ہے، اٹھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اپنے کپڑے سنبھالتی وہ اٹھی اور اس کے قریب چل دی اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جرگے نے مجھے سزا دے ہی دی ہے نا، تو بختاور کو بخش دے۔ وہ بچہ تھا، غلطی ہو گئی اس سے۔ میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، آپ جو کہیں گے میں کہوں گی، مگر پلیز بختاور کو بخش دیں، اسے پولیس میں نہ دیں۔ آپ ایک بار نیچے چل کر سب کو بتا دیں۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چل کر؟ تمہیں میرے بارے میں پتہ بھی ہے؟ جی، آپ حیدر ہیں اور میں آپ کی غلامی میں آئی ہوں۔ میں ونی ہوں آپ کے ساتھ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر پلیز بختاور کو بچا لیں، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں۔ اس نے اس کے کمبل میں چھپے پیر پکڑ لیے تھے جسے حیدر نے پیچھے کرنے کے لیے ہلایا بھی نہیں تھا، جسے دیکھ کر وہ اس سے اور بدگمان ہو گئی تھی۔ اتنی اکڑ ہے کہ لڑکی پیر پکڑ کر کھڑی ہے اور وہ منع بھی نہیں کر رہا، پیر ہی پیچھے کر لے۔ پلیز ایک بار چل کر اپنے چچا سے کہہ دیں کہ بختاور کو پولیس میں نہ دیں۔ حیدر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہاتھ ہٹائیں۔ اس نے فوراً ہاتھ ہٹا دیے جب حیدر کو کمبل سیدھا کرتے دیکھا۔ پلیز ایک بار چل کر پولیس سے بات کر لیں، پھر آپ جو کہیں گے میں کروں گی، پلیز۔ اس کی آوازوں سے تنگ آ کر حیدر نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ نہیں چل سکتا، میں اپاہج ہوں، بے ساکھی کے سہارے بھی نہیں چل سکتا۔ اس کی بات نے روبا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی جو کوفت سے لیٹ چکا تھا۔ اسے چھوڑ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی جو بند تھا۔ پلیز دروازہ کھولیں، پلیز بختاور کو چھوڑ دیں، پلیز۔ حیدر نے کمفرٹر اتار کر اسے دیکھا۔ اسے چند لمحوں کے لیے اس پر طرز آیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم چچا۔ دروازے کو جھنجھوڑنا چھوڑ کر اسے دیکھا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ چچا، فیصلہ ہونے کے بعد اس بچے کو پولیس کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ پر امید نظروں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ چچا کی بات سن کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہے انہیں پتہ نہیں تھا، چچی نے کال کر دی تھی لیکن انہیں پولیس کو واپس بھیج دیا ہے۔ تمہارا بھائی گھر چلا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی، اس لیے ایک دم اس کے قریب چلی گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ اس کا اتنا روکھا رویہ، مگر کسی نرمی یا حلیمی کی اس نے امید کب کی تھی؟ چپ چاپ اٹھ کر صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد ہی بیڈ سے بھاری پرسکون سانسوں کی آواز آنے لگی تھی، مگر اس کی نیند تو اس لمحے نے ہی اڑا دی تھی جب اسے حیدر کی اصلیت پتہ چلی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اتنے بڑے حادثے پر فیصلہ پولیس کے بجائے جرگے سے کروایا گیا تھا، کیوں خون کے بدلے خون کے بجائے ونی کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ اس انسان کے عیب بھرنے کے لیے اس حالت میں اس کی شادی ناممکن ہی تھی۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ اپنے بیٹے کی موت کا سودا کر لیا دوسرے کی خوشحالی کے لیے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا۔ عاشر صاحب کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ خاموش قدم اٹھاتے حیدر کی جانب آئے، اسے دیکھا اور اس کی جانب مڑ گئے۔ باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ ان کی پشت کو گھورتے اسے تعاقب میں قدم اٹھائے تو خوف پل پل بڑھتا گیا۔ ڈرائنگ روم میں آنے کے بعد انہوں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک کونے سے لگتی وہ وہیں سمٹ گئی۔ دیکھیں بیٹا، جو ہوا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا اس کے بارے میں شاید آپ کو پتہ چل گیا ہو۔ حیدر چل نہیں سکتا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ جی، ایسے فیصلے قیمتی چیزوں کے لیے تھوڑی کیے جاتے ہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نایاب ہے۔ سر جھکائے وہ بس بے بسی سے مسکرا دی تھی جس پر انہیں غصہ آیا تھا، مگر وہ ضبط کر گئے۔ چاند میں بھی داغ ہوتا ہے،
मगर शायद रोबा नहीं चाहती थी कि वो पुरसकून रहें, इसलिए निश्तर पर निश्तर छोड़ रही थी। जानते ही क्या हैं आप हैदर के बारे में? दबे गुस्से को महसूस करके वो और सिमट गई। वो हमेशा से तो ऐसा नहीं था, वो मेजर था। चंद दिन पहले ही उसकी ये हालत हुई जिस दिन आपके भाई ने यशमान का कत्ल किया। वो कत्ल नहीं था, महज एक हादसा था, लेकिन हमने फिर भी अपनी गलती मानकर उसे तस्लीम किया, सजा कबूल की। आशिर साहब ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की उनसे बहस भी कर सकती है। सॉरी अंकल, मैं कोई अनपढ़ मासूम लड़की नहीं हूँ जो अपने इर्द गिर्द से नावाकिफ हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हूँ, इन बातों को समझती हूँ। मैं शहर रहकर आई हूँ। क्या मेरे पास जराए नहीं थे अपने साथ होने वाली ज्यादती को रोकने के लिए? मगर मैं खामोश रही। जानते हैं क्यों? मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ। मेरे वालिद के बाद मैं आसरा हूँ अपनी फैमिली का, मगर उसमें भी मैंने ये फैसला कबूल किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी माँ रो रो कर अपने इकलौते बेटे के लिए मर जाए। अपने भाई की गलती के आगे सर खम किया है मैंने, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। मैं नहीं चाहती थी मेरे भाई को कुछ हो, मगर आपने पुलिस को ये केस हैंडल नहीं करने दिया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी, मगर अब आ गई। आपको अपने दूसरे बेटे के ऐब छुपाने थे। मौके का फायदा उठाकर आपने अपने भतीजे की सेज सजा ली। आखिर तक आते उसका लहजा अपनी फूटी किस्मत पर भर आया था। आशिर साहब जो कब से उसे सुन रहे थे, गहरा सांस लेकर उसकी जाने मुतवज्जे हुए। आपको भी ये लगता है मैं अपने बेटे की मौत का सौदा कर सकता हूँ? इतना गिरा हुआ लगता हूँ सबको? मैंने ये फैसला किया तो उसके पीछे मेरी मजबूरी थी। मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन सोचो, अगर मैं ये फैसला ना लेता तब भी आप खुश होती? नहीं, बताएं, मुझे क्या फर्क रह गया आप में और मुझ में? एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की होते हुए, अपने हक के लिए लड़ने का हक होते हुए भी आपको जिरगे का फैसला माना। क्यों? बताएं मुझे, क्यों? अपनी फैमिली के लिए। आंखों से एक आंसू गिरकर कपड़ों में जज्ब हो गया था। तो आप मुझे कैसे गलत और मतलब परस कह सकती हैं? फिर तो आप भी गलत हुई। माथे पर पड़े बल एकदम सीधे हो गए। ये तो उसने सोचा ही नहीं। उसने हैदर से उन्हें देखा। हैदर की वालदा उसकी पैदाइश के वक्त ही वफात पा गई थी, इसलिए वो अकेला है। उसकी सारी परवरिश मैंने की, रजा भाई ने की और उसकी फुप्पी ने की है। अपनी ट्रेनिंग के लास्ट ईयर में था जब इसके वालिद तवील अलालत के बाद वफात पा गए। मेरी बहन की भी शादी हो चुकी थी। तब मैंने अपने भाई से वादा किया था कि हैदर मुझे मेरे बेटे की तरह अजीज होगा, और वो वादा मैंने बखूबी निभाया भी। हत्ता कि जब मेरी अपनी बेटी ने हैदर के लिए पसंदीदगी जाहिर की, मैं बहुत खुश था। मगर चंद दिन पहले वो मिशन हैदर को इस हालत में ले आया। सकीना ने उससे शादी से इनकार कर दिया कि वो सारी जिंदगी एक अपाहज के साथ कैसे गुजार सकती है। मुझे शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। क्या करता? जबरदस्ती मुसल्लत कर देता उस पर हैदर को, तो 2 जिंदगियां एक साथ बर्बाद होती। इसलिए जो एक वाहिद रास्ता नजर आया वो ये था। हैदर के लिए उसकी शिकायत हमदर्दी में बदलती जा रही थी। मैं कोई जानवर नहीं हूं जो खून खराबा चाहता था। मैं आपकी जिंदगी भी बर्बाद ना करता, मगर मैं मजबूर था। आप उम्र के इस दौर में हैं जहां इंसान को सिर्फ अपना आप नजर आता है, मगर मैं उस दौर में हूं जहां अपने से पहले अपने से मुंसलिक लोगों का सोचना पड़ता है। मैं बाप हूं, और एक बाप अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को रोजमर्रा नहीं देख सकता था। मैं भी नहीं देख पा रहा था। हैदर को अपनी छोटी छोटी जरूरियात के लिए किसी की मिन्नत करना, उसका इंतजार करना, मुंतजिर रहना मुझे तकलीफ देता था। वो मेल नर्स भी एक मुकर्रर वक्त पर चला जाता था। तन्हाई कितनी तकलीफ दे होती है मुझे नहीं पता, मगर वो अकेला तड़पता है अपनी मुश्किलात से। ये मुझे पता है उसके साथ कोई एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो उसका साया बना रहे, और वो कौन है तुम बेहतर जानती हो। वो जिंदगी से मायूस हो गया है, ना उम्मीद। उसके अंदर जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी है। सारा दिन कमरे में, ड्राइंग रूम में वो बोसीदा सामान की तरह रहता है, खामोश, खुद को बेकार समझता। तो मुझे मेरे भाई से किया वादा झंझोड़ता है कि ये जिंदगी बन गई मेरे बेटे की और तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए मुझे खुद पर जब्त करके ये फैसला करना पड़ा। हाँ, मुझे मेरे बेटे की मौत का सौदा करना पड़ा, दूसरे बेटे को मौत के मुंह से निकालने के लिए। इस घर में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। जब तक हैदर ठीक नहीं हो जाता तुम उसके साथ रहोगी, और उसके ठीक हो जाने के बाद तुम्हारा फैसला होगा तुम्हें उसके साथ रहना है या नहीं। उसे जिंदगी की तरफ मोड़ दें। आप कहती हैं ना आपके पास शऊर है,
तो उस शऊर से हैदर को जिंदगी की तरफ मोड़ दे, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बाकी अब आपको ये सोचना है कि ये सब आप नर्स बनकर करेंगी या शरीक हयात। उसे सोचता छोड़कर वो चले गए थे। काफी देर वो वहीं बैठी सोचती रही, क्या करे क्या ना करे। वो उलझन में फंस गई थी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी वालदा, वो 13 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ था। रोज रात को वो उनसे ढेर सारी बातें किया करती थी। अम्मी, मैं अच्छी लड़की हूं ना? उनके साथ लेटी उसने चहक कर उनसे पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर उसे देखा। अच्छी लड़की वो होती है जो अपना हर रूप बखूबी निभाती है। वो बेटी है तो अपने बाप की इज्जत का मान रखती है। भाई बहन है तो भाई की गैरत पर आंच नहीं आने देती। माँ है तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। और अगर बीवी है तो अपने शौहर के ताबे रहती है। जैसे मैं तेरे अब्बू की बात मानती हूँ, इसी तरह तुम भी मानना। अच्छे किस्मत के लिखे को धुतकारते नहीं। ये नहीं कहते ये क्या हो गया, ये क्यों मिल गया। अल्लाह के फैसलों पर शक नहीं करते, सब्र करते हैं। सब्र करते हैं, कोशिश करते हैं। उनकी बातें आज भी उसके जहन में नक्श थीं। उनके इंतकाल के बाद वो मदरसे की मुअल्लिमा के करीब हो गई थी। उसने पढ़ा था, हमने पैदा कर दी तुम ही से तुम्हारी औरतें, ताकि तुम उनके पास पहुंच कर सकून पाओ, और हम ही ने तुम में लुत्फ दे मोहब्बत रखी। इस आयत का मतलब वो नहीं समझ पाई थी। उन्होंने समझाया था कि हजरत हव्वा को हजरत आदम की पसली से पैदा किया गया था, जो उनकी हमसफर थी, यानी बीवी थी। फिर दुनिया में जितनी जोड़ियां भी आईं या आएंगी वो इसी तरह होंगी। जिस दिन तुम्हारा नसीब किसी से जुड़ गया, उस दिन समझ जाना तुम उसकी हो और उसी की रहोगी। वही है जो खुदा ने चुना है। तुम्हें अल्लाह पर यकीन है ना? इन्हीं सोचों में गुम वो कमरे की जानिब बढ़ गई। रोबा, जिंदगी आसान नहीं होती। ये बहुत इम्तिहान लेती है, ऐसे ऐसे कि एक लम्हे को यकीन ईमान डोलेगा, मगर नहीं, साबित कदम रहना है। सबर का दामन नहीं छोड़ना, तंग नहीं आना, गिले शिकायत नहीं करनी, अल्लाह के फैसले पर शक नहीं करना। दिमाग में उठती आंधियों से लड़ती वो कमरे में आई। उसके पुरसुकून चेहरे को देखा। वो नायाब है। कंबल में छुपे उसके आधे साकिन वजूद ने उसे खौफ में मुब्तला कर दिया था। कैसे करेगी वो ये सब कुछ? कैसे? खुद से सवाल करती वो उल्टे कदम लेती वो सोफे पर बैठ गई। कैसे वो इस इंसान को ठीक करेगी? कैसे इसे जिंदगी की तरफ मोड़ेगी? आशिर साहब उससे उम्मीद लगा कर गए थे, या चैलेंज करके। उकता कर वो सोफे पर लेट ही गई थी। बाजू आंखों पर रखे वो चंद माह पहले एक दिन में खो सी गई थी। वो अपनी दोस्तों के साथ कोर्स बुक लेने बुक शॉप गई थी। किताबें लेने के बाद काउंटर पर बिल बनवाने के बाद उसने शॉपर उठाया, बाहर की जानिब चल दी। रुके। पीछे से आती मर्दाना आवाज पर उसने हैरत से उसकी जानिब देखा, जिसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही शॉपर था जैसे इसके हाथ में था। आपने मेरा शॉपर उठा लिया है गलती से। उसे देखकर इसके चेहरे पर नागवारी आ गई थी। इसे सुना अनसुना करके वो आगे बढ़ गई। जीशान का हैरत से मुंह खुला रह गया था। आप सुन ही नहीं रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? गलत फहमी मुझे नहीं, आपको हुई है। मैंने तो सही बैग ही उठाया है। और मैं क्या समझती नहीं हूँ आप लोगों के बहाने? जहां लड़की देखी नहीं, ठरकपन झाड़ने लग जाते हैं। उसे खरी खरी सुनाकर वो चली गई थी। जीशान के मुंह से बेसाख्ता ही निकला था, बदतमीज। कल यहाँ इसी वक्त आपका इंतजार करूंगा, शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो। उसने सुने बगैर वो रिक्शे में बैठकर हॉस्टल के लिए निकल गई थी। वापस आने के बाद वो चंद दूसरे कामों में मसरूफ थी। फारिग होने के बाद उसने बैग खोला तो रिमशा आ गई। बैग वैसे ही छोड़कर वो उससे बात करने चली गई। हानिया की किताबें भी उसी में थी। उसने बैग खोला तो हैरत का शदीद झटका लगा। रोबा, हमारे सब्जेक्ट्स तो इकोनॉमिक्स के हैं ना, तो आर्मी बेस्ड बुक्स क्यों लाई हो? क्या? दिखाओ मुझे। किताबें उलट पुलट कर देखी तो वो उनकी थी ही नहीं। उसे अब जीशान की याद आई थी, जिसकी उसने इंसल्ट कर दी थी। कल इसी वक्त यहाँ आपका इंतजार करूंगा, शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। गिरने के अंदाज से वो बेड पर बैठ गई। गहरा सांस लेकर वो सोचने लगी कि कल उसका सामना कैसे करेगी। बैग हाथों में पकड़े गहरा सांस लेकर वो बुक शॉप के अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो हाथ सीने पर बांधे काउंटर से टेक लगाए खड़ा था। उसे देखकर ना तो वो मुस्कुराया था, ना ही अपनी पोजीशन बदली थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो काउंटर पर आई।
یہ بکس کل غلط چلی گئی تھیں، یہ واپس لیں اور میری واپس کر دیں۔ سیلز مین نے ایک نظر ذیشان کو دیکھا جس نے اسے ایک بیگ پکڑا دیا۔ ایک بات پوچھوں، اگر برا نہ مانے تو؟ اس نے ایک بار اسے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ آپ لڑکیاں ہر چیز کا اتنا شدید رد عمل کیوں دیتی ہیں؟ جواب دینے کے بجائے اس نے بیگ اٹھایا اور چل دی۔ یہی غلطی آپ نے کل کی تھی اور آج آپ شرمندگی سے نظر نہیں اٹھا پا رہی ہیں اور پھر سے وہی غلطی کر رہی ہیں۔ سانس خارج کر کے وہ اس کی جانب مڑی۔ یہی مسئلہ ہے آپ لڑکوں کا، بات آگے بڑھانے کا موقع مل جائے صحیح، پھر شروع ہی ہو جاتے ہیں۔ کل آپ کی بات کا جواب نہیں دیا، آج نہیں دیا تو سمجھ جائیں کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں، مگر آپ کی پوری کوشش ہے، اس لیے کل بھی جواب نہیں دیا اور آج بھی۔ میں مانتی ہوں میری غلطی تھی، اس کے لیے سوری۔ یہی سننا تھا نا؟ ذیشان کا منہ نہیں، آنکھیں بھی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے تو پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ صوفے پر لیٹے بند آنکھوں سے آنسو بہہ گیا تھا۔ رات لمحہ بلمحہ سرک رہی تھی، وہ بھی کب نیند میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں جب اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں ملتے اس نے سامنے بیڈ پر دیکھا جہاں وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ بلا شبہ یہ اس کی نئی زندگی کا نیا دن تھا، مگر یہ خوشحال تھا یا بدحال وہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ کھڑکی سے پردے ہٹا کر اس نے سیاہی کو چیر کر اگتے سورج کو دیکھا جو اپنی روشنی چار سو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیچے جھک کر شبنمی قطروں سے بھرے لان کو دیکھا، پھولوں کی پتیوں پر ٹھہرا پانی بوند بوند نیچے گر رہا تھا۔ آسمان پر چند ہی پرندے تھے جو رزق کی تلاش میں نکلے تھے۔ گہرا سانس ہوا کے سپورٹ کر کے وہ وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد جائے نماز ڈھونڈا جو اسے الماری کے آخری حصے میں مل گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ کیا مانگوں آپ سے؟ کیا گلہ کروں؟ گلہ کروں تو گنہگار، دعا نہ مانگوں تو گنہگار۔ اتنا بے بس تو کبھی محسوس نہیں کیا خود کو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں کیا نہ کروں۔ سوال کے ساتھ ہی ہاتھ دعا سے گر گئے تھے۔ اس کی عادت تھی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی جو اب اسے ڈھونڈنا تھا۔ بک شیلف، اسٹڈی ٹیبل، ڈریسنگ کے دراز وہ سب کھنگال چکی تھی۔ بیڈ کی دوسری سائڈ کا سائڈ ٹیبل بھی۔ اب جو آخری بچا تھا وہ حیدر کے پاس والا تھا جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس نے آرام سے چابی گھمائی، دراز تو کھل گیا مگر نکل نہیں رہا تھا، پھنس رہا تھا۔ چند لمحے تو آرام سے کوشش کرتی رہی، پھر ایک دم زور لگایا، دراز کے ساتھ پورا ٹیبل ہل گیا جس کی وجہ سے شیشے کا گلاس فرش پر گر کر آخری صدا لگا کر چکنا چور ہو گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے حیدر کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اٹھ تو وہ سکتا نہیں تھا، اس لیے لیٹے لیٹے ہی اس نے روبا کو دیکھا جو شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری، وہ قرآن نکالنا تھا، میں پڑھتا ہوں روز۔ تو یہیں سفیان اسے یہیں رکھ جاتا ہے، ورنہ یہ بک ریک میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ دراز کھولنے میں تھوڑا مسئلہ کرتا ہے، تھوڑا اوپر اٹھا کر نکالنا پڑتا ہے۔ آئندہ خیال رکھیے گا، اس وجہ سے نہیں کہ میری نیند خراب ہوگی بلکہ آپ کو چوٹ نہ لگے۔ روبا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کل رات اس کا لہجہ کیسا تھا اور اب اتنا پرسکون؟ اسبات میں سر ہلا کر قرآن پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس نے خدا سے سوال کیا تھا کہ کیا کرے۔ قرآن کھولا تو جو پہلی آیت نظر آئی وہ تھی، ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی تلقین ہوئی تھی۔ اب کب تک صبر کرنا تھا؟ قرآن پڑھنے کے بعد اس نے اسے وہیں رکھ دیا اور وہ ابھی بھی بستر پر سیدھا لیٹا فون استعمال کر رہا تھا۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ میرا وضو نہیں ہوتا، خود کر نہیں پاتا تو اس لیے رہ جاتی ہے۔ 7 بجے تک سفیان آ جائے گا تو پڑھ لوں گا، مگر تب تک تو دیر ہو جائے گی۔ اس بات پر وہ خاموش رہا تھا۔ تمہیں حیدر کے ساتھ تب تک لینا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اب یہ آپ کو سوچنا ہے سب کہ آپ نے نرس بن کر رہنا ہے یا میں کروا دوں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی سفیان تھوڑی دیر تک آ جائے گا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنا بوجھ آپ پر نہیں ڈالوں گا۔ آپ اپنے فیصلوں میں، اپنی زندگی میں آزاد ہیں۔ میں آپ کو اپنی فیملی سے ملنے سے بھی نہیں روکوں گا۔ بحث، لڑائی جھگڑا، گلا شکوہ روبا کی عادت نہیں تھی۔ اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی بات اگر خاموشی سے ختم ہو رہی ہے تو بولنا کیوں، اس لیے وہ چپ رہ جاتی تھی۔ یہاں بھی اس نے یہی کیا تھا۔ دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی جس پر حیدر نے کوئی رد عمل نہیں دیا، مگر اس کی یہ عادت ہر بات میں خاموشی اختیار کر لینے کی اس کے لیے مسائل بڑھانے والی تھی۔ آخر 7 بجے کے قریب دروازہ کھلا اور سفیان آ گیا، جسے دیکھ کر حیدر کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम मेजर। उसकी रोज की सैल्यूट करने की आदत पर वो हंस दिया था। अचानक उसकी नजर कमरे में मौजूद दूसरे इंसान पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान हैरत से उसे देख रहा था। सुफियान जल्दी करो। हैदर की आवाज़ पर वो उसकी जानिब चल पड़ा। मैम आप बाहर जा सकती हैं, मुझे सर को चेंज करवाना है। असबात में सर हिलाकर वो बाहर चली गई। सुफियान ने उसे उठने में मदद दी, फिर व्हील चेयर पर बिठाया। वो मैम मेहमान थी, मिलने आई हैं आपसे? नहीं, वो अब यहीं रहेंगी, मेरी बीवी थी। वो जो उसे वजू करवा रहा था उसके हाथ से पानी गिर गया था, जिस पर हैदर ने नागवारी से उसे देखा। कब? सुफियान ड्रामे बंद करो। उसने दोबारा पानी भरा। वैसे कल तक तो कोई नामो निशान नहीं था, कहाँ से नाजिल हुई हैं एक ही रात में? उसके हैरत अंगेज लहजे पर उसे हंसी आई थी। कल जब तुम चची जान के कहने पर पौधों का पानी दे रहे थे तब अंदर मेरा निकाह हो रहा था। उसने मुंह बना लिया था। मुझे बुलाया भी नहीं। शादी का खाना तो दूर, बंदा एक लड्डू तो खिला ही सकता था। उसे कपड़े तब्दील करवाते वो कह रहा था और वो मज़े से सुन रहा था। इतनी भी कोई शाहाना शादी नहीं थी, बस एक मजबूरी थी जो तुम्हें भी पता होगी। यशमान का कत्ल, जिरगे का फैसला। अच्छा, तो वो वनी है जिस पर उसने असबात में सर हिलाया। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आप जैसा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान भी इस दकियानूसी रस्म में यकीन रखता है। किसी की सज़ा किसी को कहाँ का इंसाफ है कि दो कबीलों में सुलह जोई के नाम पर मुश्तरका तौर पर मासूम बच्चियों के निकाह कर दिए जाएं। ये तो बड़ी हैं, मगर कई जगहों पर 10-10, 9-9, हत्ता के 7-8 साल की बच्ची को 18-19 साल के लड़के से ब्याह दिया जाता है। और अगर वो ये कह दें कि आप लोगों से उसका रिश्ता ख़त्म, तो जानवरों जैसा सलूक करते हैं। हर तरह का जुल्म किया जाता है उन पर। कहने को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, मगर शरीयत के खिलाफ ये रस्म क्यों चल रही है? खून के बदले खून, टांग के बदले टांग के उसूल को छोड़कर क्या कमाल रास्ता बीच का निकाला है मासूमों को भेंट चढ़ाने का? दिल की भड़ास निकालता वो उसे दोबारा बेड पर बिठा चुका था। पीछे कुशन रखकर वो पुरसुकून अंदाज से बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा था। कुछ चीज़ें ज़माने कदीम का हिस्सा होती हैं, जिन्हें बदलने की कोशिश भी करें तो वो नहीं बदलती। वनीज, सवारा, सती, कारोकारी, ऐसी न जाने कितनी रस्में हैं जो बीच के रास्तों से बनी हैं, जो कबायली अमायदीन की कौंसिल, जिन्हें हम जिरगा कहते हैं, उन्होंने बनाए हैं। और ये सब अभी नहीं, कदीम राजा महाराजा के ज़माने से चली आ रही हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से लेकर बर्र सगीर पर हाकिम होने वाली बरतानवी हुकूमत तक ने उसे ख़त्म करने की कोशिश की, मगर लोगों का कहना था उन्हें इससे फ़ायदा मिलता है। ताल्लुकात दूसरे से कबाइल से अच्छे और बने रहते हैं। और तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में उसके लिए कोई इकदामात नहीं किए गए? हर चीज़ में हुकूमत गलत नहीं होती। कुछ चीज़ें हम खुद अपनी किस्मत, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अपना फ़ायदा देखते हुए। और हम जैसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान ने यह फ़ैसला क्यों किया? तुमसे तो कुछ छुपा नहीं सुफियान। जिस पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इतनी मजबूत जड़ें हैं इस रस्म की। बरगद के दरख्त की भी जड़ें इतनी लंबी और मजबूत और गहरी नहीं होती जितनी इन बीच के रास्तों की होती हैं। बस अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को जो लड़कियों से हुकूक छीन लेते हैं। अच्छा सर, मैं आपका नाश्ता लाता हूँ। उसे छोड़कर सुफियान किचन में आ गया था, जहाँ सामने रोबा सर झुकाए खड़ी थी और चची उसे कुछ कह रही थी। तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? बताना पड़ेगा क्या तुम्हें? किसने इजाज़त दी कि ऐसे ही घर में दंदनाती फिरो, जो चाहे मर्जी करो? आंटी, मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी, डिशेस धोने लगी थी। इन बर्तनों को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। पता नहीं किस ज़ात बरादरी की हो, हम में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे उस आवारा भाई ने मेरे बेटे का कत्ल किया है। हैदर की नौकरानी हो तो उस तक महदूद रहो। आई समझ? उसे तंबीह करके वो दोबारा चूल्हे पर काम करने लगी थी। वो अभी भी सर झुकाए वहीं खड़ी थी जब सकीना उसके करीब आई। और हैदर के ना ज़्यादा करीब जाने की गलती मत करना। उसने एक न एक दिन ठीक हो जाना है, और जिस दिन वो ठीक हो गया उस दिन वो सिर्फ मेरा है। आई समझ? रूबा ने हैरत से उसे देखा। आपने तो निकाह से इनकार कर दिया है। वो मैंने फ़िलहाल किया है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि शायद वो कभी ठीक ना हो सके और मुझे उसका बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन अब तुम आ गई हो ना,
तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा है। मैं हैदर को तुम्हारी जानिब माइल होने ही नहीं दूंगी। हैदर की सारी जिम्मेदारी तुम उसकी कनीज बनकर उठाओगी, मगर उसकी बीवी का दर्जा सिर्फ मुझे मिलेगा। उसको उंगली दिखाकर वो भी चली गई थी। उंगलियों को तोड़ती मडोड़ती वो बाहर आ गई, जहां सुफियान सब देख चुका था। आपी बात सुने। गर्दन मोड़ कर देखा तो मुकाबिल ही वो खड़ा था। आपी, यू आर द लकी वन, जिनकी किस्मत में हैदर सर आए हैं, मगर प्लीज़ इन्हें सकीना आपी के हत्थे न चढ़ने दीजिएगा, प्लीज़। वो बहुत मतलब परस्त हैं। उन्होंने हैदर भाई को इस वजह से छोड़ दिया कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे, उनकी सारी जिम्मेदारी इन्हें ना उठानी पड़े। मगर आपको देखकर तो वो फैल ही गई। हैदर भाई से निकाह करके वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। उनकी प्रॉपर्टी अकाउंट्स सब पर राज करेंगी वो, और आप उनकी पहली बीवी होने की वजह से उन्हें संभालती रहेंगी, और इंशाल्लाह जब वो ठीक हो जाएंगे तो ये आपको निकाल देंगी। ये प्लान है इनका। रोबा के माथे पर बल आ गए थे। तुम अब तक कितनी फिल्में या ड्रामे देख चुके हो जो तुम्हारा दिमाग ये सब सोचने लगा है? उनकी बात पर सुफियान ने गहरा सांस लिया। ना माने, बाकी मैं आपको कह चुका था जो कहना था। हैदर भाई कहते हैं बात एक दफ़ा ही की जाती है, उसकी सफाइयाँ नहीं दी जाती, और इन्हें में समझदार होने के लिए इशारा होता है। या तो आप समझदार नहीं, या फिर आप रियल लाइफ बनने में यकीन नहीं रखती। उसके मुंह पर उसे बेअकल कहकर वो चला गया था, मगर उसे सोचने पर ज़रूर मजबूर कर गया था। बाहर दरवाजे पर नज़र पड़ी तो आशिर साहब आते नजर आए। एक पल को सोचा कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब इन्हें बता दे, सकीना के अल्फाज हुर्फ बहुर्फ इन्हें बता दे। फिर खुद ही सोच लिया वो तो सगी बेटी है और मैं कौन हूँ, मेरी बात पर क्यों यकीन करेंगे। और वैसे भी चुगली, ये सोचकर ही उसे झरझरी आ गई थी। वो सोफे पर बैठे घड़ी उतार कर टेबल पर रख रहे थे। हालत से तो लग रहा था बाहर से थक कर आए हैं। कुछ सोचते हुए वो दोबारा किचन में गई, पानी गिलास में डाला, सर पर दुपट्टा ठीक करती वो बाहर आ गई। अंकल पानी। उन्होंने मुस्कुरा कर उसे देखा और गिलास पकड़ लिया। शुक्रिया बेटा। ट्रे हाथों में पकड़े वो उनके पास ही खड़ी हो गई। उसकी झिझक देखकर आशिर साहब को महसूस हुआ जैसे वो कुछ कहना चाहती है। कुछ कहना है रुबाइशा आपको? अंकल, वो मुझे आपसे कल रात के लिए मुआवजत करनी थी। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मैं माजरत ख्वाह हूँ। वो कुछ गलत नहीं था, भड़ास थी जो शायद रह जाती तो ज़्यादा खतरनाक होती। आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो आपको ज़्यादा उलझा देते। अब आपको सब पता है तो आज मेरे लिए पानी लाई हैं, वरना तो नज़र उठाकर देखती भी नहीं। इस बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर अचानक कुछ याद आया। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है हैदर कभी नहीं चल पाएंगे। आशिर साहब एकदम ही उदास हो गए थे। कह तो यही रहे हैं, मगर मायूसी गुनाह है। मैं उम्मीद में हूँ। मैंने बात की है कई इंटरनेशनल डॉक्टर्स से, उसकी रिपोर्ट्स भी ईमेल की हैं। उसके मामू भी यही कोशिश कर रहे हैं, मगर अचानक उनकी खामोशी उसे डरा गई थी। मगर सब ठीक होगा, आप फिक्र मत करें। वो वहाँ से उठ कर ही चले गए थे, उसे वहीं छोड़कर। हैदर जोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुआ था जब सुफियान उसके लिए खाना लाया, और उसके पीछे ही वो थी। आज क्या मांगा दुआ में हैदर सर? वही जो हमेशा मांगता हूँ। कुशन गोद में रखता वो उसकी जाने मुतवज्जे हुआ। हैदर सर, कितनी दफ़ा कहा है मौत मांगना गुनाह होता है। सॉरी टू से, पर आप खुद को गुजारिश फिल्म का ऋतिक रोशन समझते हैं जो ये सब कर रहे हैं। बकवास बंद करो सुफियान, तुम बहुत टीवी देखते हो। इस बात पर रूबा ने हैरत से इत्तेफाक किया था, मगर हैरान थी कि वो ऐसा क्यों करता है। मैं ये सिर्फ आसानी के लिए करता हूँ। ऐसे जिंदगी से तो मौत अच्छी है सुफियान, जो दूसरों पर बोझ बनकर गुजरे इसलिए। मगर ये तो मायूसी है, और मायूसी गुनाह है। उन दोनों ने हैरत से उसे देखा जो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। हैदर ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। आपका सामान आ गया है ना, ये देख लें एक बार। मुलाजिम के कहने पर वो उल्टे कदमों ही वापस ड्राइंग रूम में चली गई, जहां चंद बैग्स पड़े थे। आशिर साहब ने उसका सामान उसके घर से मंगवाया था। बेटा देख लें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। उसे सामान देखने का कहकर वो बाहर चले गए थे। वहीं पंजों के बल बैठकर वो ब्रीफ केस खोलने लगी। उसकी किताबें, कपड़े, ज़रूरत का सामान सब था। किताब देखते एक तस्वीर नीचे गिर गई। वो रोबा ही की तस्वीर थी जो किसी होटल में खींची गई थी।
उसकी लाइल्मी में खामोशी से सर झुकाए वो खाना खा रही थी। अचानक उस तस्वीर में मंजर बना और यादों का और सिलसिला शुरू हो गया। इनके मिड टर्म्स खत्म हुए थे और इनकी दोस्त परीशे की मंगनी हुई थी, जिस पर इन्हें इसने होटल में ट्रीट दी थी। इस वक्त वो चार पांच लड़कियां टेबल के गिर्द बैठी बातें कर रही थी। वैसे परीशा, इतनी भी क्या जल्दी थी किसी से मंसूब होने की? कहीं पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले ही वो तुझे निकाह करना कह दें? हानिया की बात सुनकर उसने मुत्तफिक होकर सर हिलाया। नहीं, हमारी ये बात हो चुकी है, वो मुझे निकाह के लिए मजबूर नहीं करेगा। हाँ ठीक है, मगर कोई बात इतनी जल्दी ना मानना, और अकेले मिलने का कहे तो भी ना कर देना, करीब मत जाना उसके। रोबा की बात पर उन सब ने गहरा सांस लिया। ओके बुढ़ी अम्मा। अलीज़े खामोशी से सर झुकाए खाना खा रही थी जब उसके चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी। एकदम ऊपर देखा, सब खाने में बातें करने में मसरूफ थे। पानी किसने फेंका? इन सब ने हैरत से एक दूसरे को देखकर कंधे उचका दिए। परीशे भी फोन पर अपने मंगेतर से चैट कर रही थी जब अपने कान पर पानी की धार महसूस की। यार, यहाँ पक्का कोई कुछ कर रहा है, पानी फेंक रहा है। इन सब ने एक साथ हानिया को देखा, जो पहले तो मासूम बन रही थी, फिर हंस दी। टेबल के नीचे से वाटर गन निकाली और सीधा रोबा पे पॉइंट कर दी। नहीं, मैं नहीं, मेरे कपड़े खराब मत करना प्लीज हानिया। वो बिदक कर कुर्सी से उठी और पीछे हो गई। पीछे होते वो किसी से टकरा गई। उसने पलट कर देखा तो वो सर झुकाए हाथ से शर्ट पर पड़ा जूस साफ कर रहा था। तुम? जीशान ने जब चेहरा उठाया तो माथे पर बल आ गए थे। फिर से नहीं। वो तमाम लड़कियां हैरत से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी, गलती से हो गया। जीशान ने उसके सॉरी का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। अजीब शख्स था, सॉरी बोला और कुछ बोलकर भी नहीं गया। अलीज़े की बात पर उसने पलट कर उसे देखा। क्योंकि आपकी दोस्त ने अपने ऊपर नो लिफ्ट का बोर्ड चिपकाया है। इनकी बात का जवाब दें तो इन्हें लगता है हम लड़के बात बढ़ाने का मौका ढूंढ रहे हैं। आप दोनों पहले मिल चुके हैं? उसने दांत निकालकर हानिया को देखा। नहीं, भिड़ चुके हैं, और आपकी दोस्त को लड़कों से कुछ ज्यादा ही कोफ्त है। रोबा ने एक बार फिर खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसे अफसोस से एक नजर देखकर वो आगे बढ़ गया। ये क्या था रोबा? यार कुछ नहीं, तुम्हें पता है इन लड़कों का बात बढ़ाने का मौका चाहिए। इसका आधा जुमला उन सब ने पूरा किया था, जिस पर वो शर्मिंदा हो गई थी। हानिया ने गहरा सांस लेकर चम्मच प्लेट में रखा। यू नो व्हाट रोबाइशा, तुम्हारा मसला क्या है? उसने हैरत से हानिया को देखा। नहीं हानिया। परीक्षा ने उसे रोकना चाहा, मगर उसने उसका हाथ अपने बाजू से हटा दिया। नहीं, इसे बताएंगी नहीं तो समझेगी नहीं। तुझे ना स्पीकिंग फोबिया है। तुझे डर लगता है लोगों का जवाब देते, और उसका इल्जाम तू दूसरों पर लगा देती है कि वो बिला वजह बात बढ़ा रहे हैं। रोबा, हर बार खामोशी काम नहीं आती। वो लड़का इंसल्ट कर गया थी और तू उसका जवाब दे सकती थी, मगर नहीं, तुझे चुप रहना है, क्योंकि तुझे लगता है चुप रहने से मसले हल हो जाते हैं। नहीं रोबाइशा, कभी कभी खामोशी दूरियां बढ़ा देती है, कभी कभी लड़ाई रिश्ते बचा लेती है। और तेरा दूसरा मसला तो किसी पर एतबार नहीं करती, और खास तौर लड़कों से तो तुझे खासी चिढ़ है। वो मुखालिफ जिन्स है। कल को इसी जिन्स के साथ तुझे जिंदगी गुजारनी है। उस पर यकीन नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? हर लड़का बुरा नहीं होता यार, ट्रस्ट करना पड़ता है। वो तेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि तेरी इंसल्ट करके गया है। मुझे गुस्सा आ रहा है तुझ पर। हानिया ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, लेकिन वो उससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस्बात में सर हिलाकर प्लेट पे झुक गई। जीशान अपने दोस्तों से बात कर रहा था जब फिर उस पर नजर पड़ी, जो सादा पुरसुकून मुस्कुराहट से खाने पर झुकी थी। जीशान के दिल ने एक मिसबीट की। वो लम्हा, वो मंजर, वो मुस्कुराहट वो कैद कर लेना चाहता था, इसलिए उससे चोरी उसने वो लम्हा अपने कैमरे में कैद कर लिया। वो तस्वीर अब भी इसके हाथ में मौजूद थी, जिसे इसने दोबारा किताब में रखकर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। सामान समेट कर वो अब फारिग हुई थी। समेटा भी कहाँ था? पहले सारा देखा था, फिर जो जिस जगह होना चाहिए उसे रखा सही तरह बैग्स में। रखने के बाद वो परेशान थी कि उन्हें रखे कहाँ, तो हैदर ने ही उसे अलमारी में अपनी जगह बनाने का कहा था।
उसके बाद वो अपना काम करने लगी और सुफियान हैदर अपनी बातों में लग गए। वो उनकी बातें सुन रही थी। कई जगह सोचा भी कि कहे ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, मगर फिर खुद ही सोच लिया कि एवं ही उनकी बात में मुदाखलत करे। ये भी उसकी एक खामी थी कि वो चीजें खुद ही सोचकर खुद ही नतीजे पर पहुंच जाती थी। सोफे पर लेट तो वो गई थी, मगर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। हैदर भी जाग ही रहा था और सीधा लेटा छत को घूर रहा था। खामोशी से वो कभी दाईं जानिब करवट लेती, कभी बाईं जानिब। हैदर ने एक नजर उसे देखा। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप गेस्ट रूम में जाकर सो सकती हैं। उसकी आवाज पर वो एकदम उठ बैठी। उसे पता ही नहीं था कि वो जाग रहा है। नहीं, मैं ठीक हूं। इस बात में सर हिलाकर वो दोबारा छत को घूरने लगा। उसे शिद्दत से करवट बदलने की तलब हो रही थी, मगर वो कर नहीं पा रहा था। उल्टा रोबाइशा को देख देखकर उसे और उलझन हो रही थी। रोबा ने एक बार फिर करवट बदल ली थी। लगता है सारी रात करवटें बदलते निकल जाएगी। अचानक उसकी हैदर पर नजर पड़ी। नींद तो इन्हें भी नहीं आ रही, मगर ये तो सीधे लेटे हैं। कुछ सोचकर वो उसकी जानिब आई। सुने, उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। जी, मैं आपकी करवट बदलने में मदद कर दूं? हैदर ने हैरत से उसे देखा। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। इंसानी जिस्म एक ही पोजीशन में थक जाता है। आप थक गए होंगे, प्लीज मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उसने उसकी जानिब हाथ बढ़ाए तो उसने रोक दिया। कहा न, जरूरत नहीं। आप सो जाएं और नींद आपको भी सोफे पर करवटें बदलने के बावजूद नहीं आ रही। सबका मसला एक जैसा थोड़ी होता है। मैं मदद कर देती हूँ, शायद आपको आ जाए। तो बताएं मुझे किस साइड करवट लेनी है आपको? हैदर ने चंद लम्हे उसे देखा। एक पल को वो उसे फरिश्ता ही लगी थी जो इंसानी नफ्सियात को समझती थी। बाईं जानिब। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। थोड़ी सी रुबाइशा की मदद और अपनी कोशिश से वो करवट बदलने में कामयाब हो गया था। जैसे एक लम्हे को उसे सुकून मिल गया था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। थैंक यू। वो उससे कुछ शर्मिंदा भी हो गया था, और ये क्यों था रुबाइशा समझ सकती थी। कोई भी इंसान, कोई भी लड़का अपनी मुखालिफ जिन्स के सामने इस हालत में पुरसुकून नहीं रह सकता। वो हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला रहता है, और यही बात रुबाइशा की मुस्कुराहट गायब कर गई थी। वो उससे शर्मिंदा था कि वो उस पर बोझ है, इसलिए वो दुआ में मौत मांगता था। अंकल सही कहते थे, वो जिंदगी से नाउम्मीद हो चुका है। अच्छी लड़कियां हमेशा अपने शौहर के ताबे रहती हैं। इसके कानों में उसके माँ के ये कहे अल्फाज गूंजने लगे। अच्छी लड़कियां नामहरम से दोस्ती नहीं रखती, उन्हें सोचती नहीं है। जीशान का चेहरा उसके जहन में घूमने लगा था, जैसे वो झटकना चाहती थी। मैं अच्छी लड़की नहीं हूं ना? कैसी अच्छी लड़की हो तुम रुबाइशा? उसके अंदर से ही कहीं ये सवाल आया था, जिस पर वो खुद दंग रह गई थी। अच्छी लड़कियां शौहर के ताबे रहती हैं, मगर तुम अपने हादसे को रोती हो, अपनी किस्मत को रोती हो। हालांकि ये फैसला तो तुम खुद चाहती थी। तब नहीं मालूम था एक शख्स भी शामिल होगा जिंदगी में जो खुद दुखों का मारा है, जिसके ताबे तुम्हें रहना था। अच्छी लड़कियां ना महरम को नहीं सोचती, और तुम जिस दिन से आई हो जीशान को सोच रही हो। एक पल को भी इसके बारे में सोचा जो इस बिस्तर पर लेटा है? वो क्या सोचता है, क्या बात करना चाहता है, करना भी चाहता है या नहीं? और अगर नहीं तो क्यों? तुमने पूछा? नहीं। और तुम खुद को अच्छी लड़की कहती हो? वो खुद से ही शर्मिंदा हो गई थी। सोफे पर बैठते उसने एक नजर हैदर को सोचा, जो सो चुका था। उनकी नींद न आने की वजह तुमने एक पल में ढूंढ ली, और अपनी वजह तुम अब तक नहीं ढूंढ पा रही। तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? आनी चाहिए। तुम्हारा भाई, तुम्हारा घर, सब महफूज है। अब जिनके लिए तुमने ये सब किया था, तो फिर क्यों ये बेचैनी है? शायद इसलिए कि तुम दो बेड़ियों में सवार हो। तुम अपनी माजी और हाल में उलझ कर रह गई हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, माजी के लिए रोऊं या हाल का मातम करूं। किसी एक कश्ती में सवार नहीं हो, और अगर ऐसा रहा तो डूब जाओगी। तुम्हें फैसला करना होगा, या तो हैदर या जीशान, किसी एक को तो अपनाना पड़ेगा। बता दो हैदर को कि तुम किसी और को पसंद करती हो, मगर फिर हैदर अकेला हो जाएगा। सकीना उसे कभी समझ नहीं पाएगी, उसकी बेचैनी की वजह नहीं ढूंढ पाएगी। उसके चेहरे को देखते वो लेट गई। गहरा सांस लेकर अल्लाह को याद किया तो उनका जवाब याद आया, सब्र। उसे देखते नींद आने लगी।
اے میرے احد، اے میری شہرک کے قریب، میری خاموش صداؤں کو سن، میرے دل کی ویرانی کو دیکھ، مجھ پر مسکینیت اتار دے۔ بے چینی میرے جسم سے چونٹیوں کی طرح چپک گئی ہے۔ میرے احد، میرے لفظ خاموش ہیں، زبان گنگ اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی۔ مجھے میرے سجدوں میں اپنے قرب سے محروم نہ کر دے۔ اے سمد، مجھے نفس مطمئنہ عطا کر، مجھے اپنی محبت میں مبتلا کر، مجھے دنیا کی خواہشوں سے آزاد کر دے، مجھے آزاد کر۔ اے میرے احد، میری شہرک کے مکیں، اے میرے اللہ عزوجل، اے میرے رب ذوالجلال والاکرام، مجھے اپنا بنا لے، تو ہی میرا وارث ہے۔ اس کی صبح کا آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ پاک کے نام سے ہی ہوا تھا۔ دعا میں ہاتھ اٹھائے وہ اپنی بے چینیوں سے سکون چاہتی تھی۔ نماز کے بعد درود کا ورد کرتی وہ قرآن نکالنے کے لیے ٹیبل کی جانب بڑھی تو حیدر ابھی تک سو رہا تھا۔ ساری رات وہ ایسے ہی لیٹا رہا تھا۔ ان کی تو گردن تھک گئی ہوگی۔ اس نے نرمی سے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ بے چین ہو گیا۔ پھر بھی وہ اسے سیدھا لیٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے دلی سکون ملا تھا کیونکہ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے باہر جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا 6 بجے تھے۔ اتنی صبح کون آ سکتا ہے؟ دروازہ کھولنے پر جو شخص سامنے کھڑا تھا اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا انکل؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ اندر آئے اور حیدر کی میڈیکل رپورٹس لے کر باہر چلے گئے۔ وہ حیرت زدہ تھی کہ اتنی صبح وہ کہاں جا رہے ہیں۔ 7-8 بجے تک سفیان آیا تو سامنے کا منظر اس کے لیے خلاف توقع تھا۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ حیدر سر، 2 بار آواز دینے پر وہ بیدار ہو گیا۔ دھندلا سا سفیان کا چہرہ نظر آیا۔ سفیان نے اسے اٹھ کر بیٹھنے میں مدد کی۔ سر، آج اتنی دیر سے اٹھے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ معصوم کملائے سے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انسان دیر سے بیدار ہو تو 2 وجوہات سے ہوتا ہے۔ ایک، یا تو وہ بیمار ہو اور غنودگی اسے ہوش میں آنے نہیں دے رہی ہو، اور دوسرا جب سکون سے سوئے۔ میرا دوسرے والا کیس تھا۔ انگڑائیاں جمائیاں لیتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ کل سے فریش اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ سادہ شلوار قمیض سر پر حجاب کیے وہ سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپی، میں جا رہی ہوں، بس یہ رکھنے آئی تھی۔ کپڑے الماری میں رکھ کر وہ مڑی ہی تھی جب حیدر کی آواز پر رک گئی۔ تھینک یو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نکاح کے وقت غور نہیں کیا تھا۔ آج تیسرے دن وہ اس سے اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ روبائشہ۔ اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ سفیان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا جن میں سے ایک باہر جا چکی تھی۔ زیبائشہ؟ یہ کیسا نام ہوا؟ حیدر نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ زیبائشہ نہیں، روبائشہ۔ سفیان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہاں، تو اتنا اوکھا نام کون رکھتا ہے؟ نام یاد کرتے ہی صدیاں نکل جائیں۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا تھا۔ 3 دن سے وہ اس گھر میں تھی اور سب اس کے ساتھ ایسے تھے جیسے وہ تو ہے ہی نہیں مکمل۔ نظر انداز ہونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ حیدر کچھ کہتا نہیں تھا۔ سکینہ اور چاچی تو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر آج گھر میں معمول سے زیادہ تیاری ہو رہی تھی۔ چچا، بات سنیں، آشر انکل کہاں گئے ہیں؟ وہ کراچی گئے ہیں، دوپہر تک آ جائیں گے، اور ان کے ساتھ چند ڈاکٹرز کی ٹیم بھی آئے گی۔ اس بات پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اب انہیں اتنی صبح اجلت میں دیکھا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر صحن میں آ گئی تھی جہاں پڑے گملوں کی مٹی خشک ہو کر بنجر زمین کا منظر لگ رہی تھی۔ ان میں پڑی دراڑیں اس کا خلا تیز لو کو جڑوں تک رسائی دے رہا تھا جو اسے کمزور کر رہی تھی۔ دیواروں پر چڑھی بیلیں بھی سوکھ کر زرد ہو گئی تھی۔ صحن بھی گرد سے اٹا پڑا تھا۔ جگہ جگہ خشک پتے پیروں کے نیچے شور مچا رہے تھے۔ گرم ہوا اسے چھو کر گزر رہی تھی، مگر افسوس کہ اس ہوا پر جھومنے کے لیے کوئی پھول پتی نہیں تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ یہ حویلی کے پیچھے کا صحن تھا اور تو کچھ اسے کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو وہ یہاں ہی شروع ہو گئی۔ تو پٹا کمر کے گرد باندھتی، بالوں کا جوڑا بناتی صفائی شروع کر چکی تھی۔ خشک پتوں کو اکٹھا کیا، پھر گملوں کی جگہ تبدیل کی، صحن دھویا، بیلیں اتاری
اور یہ سب کرتے حیدر اسے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی سادہ تھی، کتنی ڈاؤن ٹو ارتھ، کتنی مددگار ہے۔ کل رات کے بعد اس کے لیے ایک رسپیکٹ آ گئی تھی دل میں، ورنہ سکینہ کے بعد تو اسے اس جنس سے ہی الجھن ہونے لگی تھی۔ پودوں کو پانی دیتے اس کی اچانک نظر کھڑکی پر پڑی تو اسے ہی دیکھ رہا تھا، شیشے کے پار اس کا ویل چیئر بیٹھا شخص۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا، اس کا خواب، ویل چیئر کے پائیدان پر موجود پیر، گود میں رکھے خوبصورت ہاتھ، اور حیدر کا چہرہ۔ بس وہی تو نظر نہیں آیا تھا جو اب شیشے کے پار نظر آ رہا تھا۔ وہ وہی تھا جس کے پیروں میں ہتھکڑیاں پہنا کر اسے گرایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے پائپ گر گیا تھا۔ اسے دیکھتی وہ اندر بھاگ گئی اور شیشے کے اس پار وہ حیران رہ گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ پانی چلتا چھوڑ کر وہ اندر آ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہوا ہے۔ وہ اچانک سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے حیدر کے پیروں میں پھینکا گیا تھا؟ کیا وہ اس کی غلام تھی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ کیا ہے جو وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ کیوں نکاح سے 2 راتیں پہلے حیدر اس کے خواب میں آیا تھا؟ کیوں اس کی یہ حالت اسے دکھائی گئی؟ سر ہاتھوں میں گرائے وہ الجھی پڑی تھی جب گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں۔ عاشر صاحب 3 ڈاکٹرز کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کا رخ حیدر کے کمرے کی جانب تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے پیچھے چلی گئی۔ حیدر خود اپنے ارد گرد موجود ڈاکٹرز کو دیکھ رہا تھا، جن میں سے ایک اس کے پیر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ انہیں بیڈ پر الٹا لٹائے دبے قدموں سے وہ باہر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر اس کے ریڑھ کی ہڈی کا جائزہ لے رہے تھے۔ حیدر، آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ مطلب فیل ہو رہا ہے؟ کوئی ہاتھ لگا رہا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹرز نے ہیلپرز کو اشارہ کیا جنہوں نے اسے سیدھا کر دیا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اپنے ارد گرد انجان فکر مند سنجیدہ چہروں کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی اس کی ٹانگیں ہلا رہے تھے، کبھی ایکس رے دیکھ رہے تھے، کوئی رپورٹس میں ٹپ پوائنٹ بتا رہا تھا۔ حیدر، کبھی کوئی درد ہوئی ہے اس حصے میں؟ ایک دن ہوئی ناف کے قریب، تب بھی جلد پر کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر درد بہت ہو رہی تھی، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے نچلا حصہ ساتھ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر کا چہرہ اور بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے سب کو باہر آنے کا کہا۔ عاشر صاحب ان کے پیچھے چلے تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جائیں چچا، مت تھکائیں خود کو اتنا، مت بھاگیں۔ ان کی بازو سہلاتے وہ مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا، اور حیدر کی یہ بات ڈاکٹر نے بہت غور سے سنی تھی۔ عاشر صاحب اسے سمجھا کر باہر آ گئے تھے۔ فہد، کیا ہوا ہے؟ دیکھو عاشر، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ بہت کم چانس ہیں کہ وہ چل پائے، آپریشن کامیاب ہو سکے، لیکن اگر آپریشن کامیاب ہو گیا تو پھر کنفرم ہے کہ وہ کبھی نہیں چل پائے گا۔ فہد، تم نے کہا تھا وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ روبا بھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے بھی سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ وہ چل سکتا ہے اگر آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر صرف 5% چانسز ہیں، اور 95% چانسز ہیں ناکامی کے۔ عاشر، رسک ہے۔ اور آپریشن کے علاوہ کیا علاج ہے؟ ان دونوں نے روبا کو دیکھا جس نے یہ سوال کیا تھا۔ آپ کون؟ یہ حیدر کی وائف ہیں۔ ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلایا۔ دیکھیں، دوسرا علاج تو میڈیسن ایکسرسائز ہی ہے، مگر اس میں بھی شیورٹی نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا۔ مریض کو ٹھیک کرتی ہے اس کی ٹھیک ہونے کی کوشش، جسے ول پاور کہتے ہیں، جو حیدر میں ختم ہو چکی ہے۔ وہ نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، وہ موت مانگتا ہے۔ روبا نے زیر لب کہا تو ڈاکٹر فہد چونک گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ آئی ایم سوری، کچھ نہیں۔ اسے صحیح نہیں لگا تھا یہ بات انہیں بتانا۔ آپ نے کہا وہ موت مانگتا ہے، یعنی وہ امید چھوڑ چکا ہے۔ اگر تو اس کے اندر ول پاور بڑھ جائے، وہ زندگی جینے کی تمنا کر لے، تو ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ وہ ٹھیک ہونے لگے۔ باقی اس کا علاج تو چلتا رہے گا، مگر اس میں اس سے زیادہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ مسز حیدر، وہ چڑچڑا بھی ہوگا، تنگ بھی آئے گا، اپسیٹ بھی ہوگا، غصہ بھی ہوگا۔ اسے ہر پل کسی نہ کسی کی ضرورت رہے گی، کیونکہ وہ ٹوٹلی کسی پر ڈیپینڈ ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی اسے پریشان کرتی ہے۔ تو پلیز کوشش کریے گا کہ انہیں ہرٹ نہ کریں۔ باقی چوائس آپ کی ہے۔
अगर तो ऑपरेशन चाहते हैं आप लोग तो मुझे करवा दीजिएगा। डॉक्टर फहद और आशिर दोनों ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए थे, जहां टीम के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। आपको बर्दाश्त करना होगा मिसेस हैदर, उन्हें हर पल किसी न किसी की जरूरत रहेगी। डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। ख्वाब उसकी आंखों के सामने चल रहा था। वो उसके कदमों में गिरी थी। वो नाउमीद हो चुका है, मायूस हो चुका है। ये सब कैसे करना है, नर्स बनकर या शरीके हयात? पहले ख्वाब और अब ये सब बातें सोचकर वो और डर गई थी। हैदर भी सुफियान की मदद से बाहर आ गया था, जिसे देखकर वो सब खामोश हो गए थे। जबरदस्ती की मुस्कुराहट की ओट में तनाव भरा माहौल था। हैदर सब जानता था कि सिर्फ उसके लिए नॉर्मल दिखा रहे हैं खुद को, इसलिए सर झुकाए मुस्कुरा रहा था। इधर रोबा को अपना आप हिलता हिलता कांपता महसूस हो रहा था, इसलिए वो सहन में आ गई थी। अनचाही सोचों ने उसे घेर लिया था। आशिर अंकल क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं मुझसे, और क्यों बिला वजह ही मान लिया कि ये फैसला भी मेरा था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस तरह मुझे किसी के सामने गोला नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मैं अंकल को कह दूंगी मुझे माफ कर दें, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। डॉक्टर्स की टीम चली गई। अपने पीछे एक उदासी छोड़कर शाम हो गई थी। आशिर साहब लॉन में बैठे थे, चश्मा हाथों में पकड़े वो गहरी सोच में मुब्तला थे। अंकल, उन्होंने गर्दन मोड़कर रूबा को देखा। जी अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना था। उन्हें कुछ हैरत हुई। अंकल, आप जो मुझसे चाहते हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी। वो कुछ कंफ्यूज हो गए। मैं क्या चाहता हूँ? आप चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को लेकर अपना कर हैदर की सारी जिम्मेदारी उठा लूँ। अंकल, मैं नहीं कर पाऊंगी। वजह यह नहीं कि मुझे उन्हें संभालना नहीं, वजह वो शर्मिंदगी है जो उन्हें होती है। अंकल, वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। मुझे नहीं समझ में आ रही कैसे उन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ राग़िब करूं। प्लीज़ अंकल, मुझसे नहीं होगा। मैं हैदर को नहीं संभाल सकती। मुझे हैदर से तलाक चाहिए। अंकल प्लीज़, आप बख्तू की जगह मुझे अरेस्ट करवा दें, पर प्लीज़ इतनी बड़ी सज़ा ना दें। मैं खुद को नहीं संभाल पाती, उन्हें कैसे? वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अंकल, प्लीज़। आशिर साहब उसे देखते ही रह गए थे जब नजर पीछे हैदर और सुफियान पर पड़ी। हैदर, रोबा ने अपने पीछे देखा तो गढ़ों में गड़ गई थी। वो बेयकीनी से उसे ही देख रहा था। जाहिर है वो उसकी तमाम बातें सुन चुका था। सुफियान तो खुद गंग खड़ा था। चलो सुफियान, हैदर को अपनी आवाज खाई से आती सुनाई दी थी। इतना मध्यम लहजा सुफियान ने भी व्हील चेयर का रुख मोड़ लिया था। हैदर, मेरी बात सुनो। आशिर साहब ने अफसोस से रोबा को देखा जो डर गई थी। फिर हैदर के पीछे चले गए। अंदर आने के बाद सुफियान को बाहर धकेल कर हैदर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसकी आंखों के सामने कल रात के मंजर चल रहे थे। इतनी अच्छी बनकर क्यों दिखा रही थी? मेरा मजाक बनाने के लिए? कितना बेबस था वो। चीख चिल्ला कर तोड़ फोड़ कर रो भी नहीं सकता था। हैदर, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। हैदर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मैं मर जाऊंगी। सकीना के अल्फाज भी उसे सताने आ गए थे, मगर सकीना से ज्यादा उसे रोबा याद आ रही थी, जिसने इस हालत में उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। सकीना की वजह से बनी बदगुमानी रोबा के रवैये से दूर हो रही थी, मगर रोबा ने तो उसका यकीन ही तोड़ दिया। अंकल, मैं नहीं कर पाऊंगी। सारी जिंदगी इनकी गुलामी। गुलामी? कौन सी गुलामी? क्या कहा था उसे मैंने? खुद ही मदद करने आई थी। मजाक बना दिया मेरा। पहले हैदर, ये हैदर, वो हैदर। आज हैदर अपाहज हो गया तो किसी को हैदर नहीं चाहिए। सब मतलबी हैं, सब, और खास तौर पर औरत जात। दर्द इतना था कि गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो सुन सकता था कि दरवाजा पीटा जा रहा है। हैदर, दरवाजा खोलो प्लीज हैदर। आशिर साहब, सुफियान, सब थे। सकीना रोबा भी वहीं खड़ी थी। सकीना रोबा का बाजू दबोचकर एक साइड ले आई थी। क्या कहा है हैदर से तुमने? रोबा ने नागवारी से उसे देखा और उसका हाथ अपने बाजू से हटा दिया। मैंने उन्हें जो कुछ भी कहा हो आपसे मतलब, ये हम दोनों का आपसी मामला है, आप दूर रहें। सकीना का तो हैरत से मुंह खुला रह गया था और वो दोबारा कमरे की जानिब चली गई, जिसका दरवाजा अब भी बंद था।
हैदर प्लीज दरवाजा खोलो। हैदर सर। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब तो इन्हें अनजाने खौफ ने आन घेरा था। कुछ सोचते हुए सुफियान ने दरवाजे को धक्का मारने लगा और आखिर दरवाजा खुल गया। मगर सत शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो खामोश सा आईने के सामने था। हैदर, जो सांस से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। इसके अल्फाज ने रोबा पर गढ़ों पानी गिरा दिया था। मैं ठीक हूं चचा, फिक्र मत करें। इतना कमजोर नहीं हूं कि चंद लोगों की बातों से टूटकर बिखर जाऊं। जिसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। बेफिक्र रहे, मैं किसी पर अपना आप थोपूंगा नहीं। और चचा, आप भी खुद को मत थकाए। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आपको लगता है आप अपना वादा निभा रहे हैं? और सोचे मुझे कितनी तकलीफ होती होगी। मुझे बुरा लगता है चाचू जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, जब सब आपको मेरे लिए इनकार करते हैं, जब आप डॉक्टर्स के पीछे धक्के खाते हैं। चाचू प्लीज बस कर दे, बस। नरमी से उनका हाथ पकड़े वो जब्त से बोला। रोबा की नजरें जमीन पर गड़ कर रह गई थी। मैं आपसे वादा करता हूं चाचू, मैं खुश रहूंगा। टाइम से मेडिसिन लूंगा। सुफियान भी जाना चाहता है तो इसे भी भेज दे। सुफियान ने हैरत से उसे देखा। मुझे कहीं नहीं जाना। मुंह बनाकर वो उसके पास ही खड़ा हो गया था। जिसको जाना है वो जाए। उसने गुस्से से रोबाइशा की तरफ देखा जो सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई थी। आशिर साहब तो बिल्कुल ही खामोश हो गए थे। हैदर को बेड पर शिफ्ट करने के बाद वो बाहर आए तो उंगलियों को मरोड़ती वहीं खड़ी थी। अंकल, वो सामान बांध लें, कल सुबह आप अपने घर जा रही हैं। उसने शर्मिंदगी से आंखें बंद कर ली थी। अंकल, वो माफ कर दिया आपको भी और आपके भाई को भी। समझ लूंगा, अल्लाह से आजमाइश है और आजमाइश में बदले नहीं लिए जाते, सब्र किया जाता है। हम भी कर लेंगे। आप तैयारी करें, तलाक भी पहुंच जाएगी। आज फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। आज फिर वो अपने ख्यालात नहीं समझा पाई थी, अपना डर नहीं बता पाई थी। उसने एक नजर बंद दरवाजे को देखा। सुफियान रात गए वापस घर जा रहा था जब कुएं के पास एक खेवला नजर आया। पहले तो वो डर गया, फिर जरा सी रोशनी में उसके रंगीन कपड़े नजर आए। फोन की टॉर्च ऑन करते वो कुएं के पास पहुंचा। दो चोटियों में मुकीद बाल, दरमियाना कद, गले में बेढंग दुपट्टा, वो कुएं के अंदर झांक रही थी। सुफियान ने भी उसके ताक़ुब में कुएं के अंदर देखा। गहरा है। ज़ेबो ने इस्बात में सर हिलाया। पानी भी ठंडा होगा। बगल में कौन खड़ा है? बगैर देखे उसकी बातों पर हाँ में सर हिलाई जा रही थी। खुदकुशी करनी है? ज़ेबो ने फिर इस्बात में सर हिला दिया। फिर सवाल पर गौर किया तो नजर घुमाकर देखा। तुम कौन हो? भूत। उसने ज़ेबो की तरफ हाथ बढ़ाए तो वो डर गई, पीछे हटने लगी तो गिर गई। सुफियान गला फाड़ कर हंसने लगा था। ज़ेबो की आंखों में आंसू आ गए थे जब उसकी नजर बख्तू और उसके दोस्तों पर पड़ी जो मुंह पर उंगली रखे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। बख्तू चुपके से नीचे बैठा, उसके जूतों के तस्मे बांध रहा था। ज़ेबो ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल की। क्या इतनी रात को आत्माओं की तरफ घूम रही हो? चलो उठकर अपने घर जाओ। कपड़े झाड़ती वो उठी और उसे रास्ता दे दिया। सुफियान ने जैसे ही कदम बढ़ाया, मुंह के बल नीचे। अपने उकब से इसे कहकों की आवाज आ रही थी। उससे पहले वो उठता, ज़ेबो ने कुएं की बाल्टी से बंधी रस्सी उसके दोनों पैरों में बांध दी थी। बख्तू खींच। सब ने एक साथ रस्सी खींची थी तो सुफियान हवा में उठने लगा था। ए रुको, ये क्या कर रहे हो? मगर कुछ ही देर में सुफियान कुएं के बीचों बीच उल्टा लटक रहा था। ओए उतारो मुझे नीचे। सुफियान के गले से उसकी चेन नीचे पानी में गिर गई थी। नहीं उतारेंगे। शर्म आती है एक लड़की को डराते, उसके मजाक बनाते। लटके रहो। उसे ज़ेबो उल्टी नजर आ रही थी जो वहां से जा रही थी। ए रुको, मुझे उतार कर तो जाओ। मगर वो खी खी करते गायब हो गए थे। पीछे सुफियान लटका रह गया। अचानक उसकी नजर हाथ में पकड़े फोन पर पड़ी। शुक्र ये तो सही सलामत है, पॉकेट में नहीं रख लिया। उसने फोन मिलाया। हेलो राशिद, मेरी मदद कर। गांव के बीचे बीच जो कुआं है मैं वहां हूं, जल्दी आ। कुछ देर बाद ही राशिद वहां आ गया था। सुफियान को ऐसे देखकर उसका मुंह खुला रह गया। सुफियान, तू ऐसे क्यों लटक रहा है? उसने आंखें छोटी करके उसे देखा।
प्यास लगी थी, सोचा उल्टा लटक कर पी लूं। नहीं, असल में मुझे एक्सरसाइज करनी थी इसलिए। तेरे इन घटिया कामों की वजह से खाला जूते मारती हैं तुझे। रुक, मैं तेरी फिट फोटोज खींचता हूँ। उसे उतारने के बजाय राशिद उसकी तस्वीरें बना रहा था। सुफियान, पाउट बनाना या वो वी वाला निशान? सुफियान का दिल कर रहा था वो राशिद को कुएं में खींच ले। तेरा फोटोशूट हो गया हो तो मुझे उतारेगा? और हाँ, फोन जेब में रखता वो इधर उधर तलाश कर रहा था। आखिर उसे वो जगह नजर आ ही गई जहां रस्सी का दूसरा सिरा बंधा था। फिक्र न कर सुफियान, अभी तेरी प्यास बुझेगी। ये कहते उसने वो सिरा खोला और सुफियान साहब धड़म पानी में। पानी से मुंह बाहर निकालकर उसने घूर कर देखा। कुएं के अंदर बने पायदानों पर पैर रखकर वो बाहर आया। राशिद अभी भी लोटपोट हंस रहा था। कपड़े झाड़ते उसने अंधेरे में देखा जहां से कुछ देर पहले जेब हो गई थी। तू मिल मुझे। 10 बजे तक वो गुमनामों की तरह सहन में टहलती रही थी। सामने खिड़की का पर्दा दोपहर से गिर चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हवा में लम्हा ब लम्हा खुनकी बढ़ती जा रही थी। दिल परेशान था। किसके लिए, जिसे उसने अपनाने से ही इनकार कर दिया था। आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोले वो अंदर आई। वो बेड पर सो रहा था। नंगे पैर फर्श से कालीन पर गए तो सर्द पैरों में हरारत सरायत कर गई। खामोश चेहरा आंखें मूंदे लेटा था, जो उदासी बेबसी को गहवा रहा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं कर पाई जो अंकल चाहते थे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। आई एम सॉरी, मगर मैं आपके चेहरे की वो शर्मिंदगी आपकी तकलीफ से ज्यादा जकनाक लगती थी। मेरा करीब आना, आपकी मदद करना आपको शर्मिंदा करता था और मुझे खुद भी बहुत अजीब लगता था, इसलिए आई एम सॉरी। उससे तलाफी करके वो अलमारी की तरफ बढ़ी। सूटकेस उतारा, अलमारी खोली तो अपने से पहले उसके कपड़ों पर नजर पड़ी जो एक तरफ लगे हुए थे। सुनिए, अपने लिए जगह बना लें। हैदर की आवाज पर उसने पलट कर देखा तो वो तो सो रहा था, लेकिन उसके जहन में नक्श उसके अल्फाज उसे सुनाई दे रहे थे। खुद को मजबूत करते उसने सामान बैग में रखना शुरू किया। सामान रखते एक खत भी नीचे गिरा था। किताबें एक तरफ रखते उसने खत उठाया। ये वही खत था जो मिशन पर जाने से एक दिन पहले जीशान ने उसे पकड़ाया था। खत थामे वो फिर से माजी में उलझ गई थी। नया सेमेस्टर शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था। पढ़ाई ना होने के बराबर थी, इसलिए वो सब कहीं ना कहीं बाहर घूमने निकली रहती। आज भी वो सब रेस्टोरेंट में टी पार्टी करने आई थी। हल्की बूंदाबांदी, खिड़की के पास मौजूद टेबल पर वो सब बैठी थी। कपों से निकलता धुआं, उनके गॉसिप्स जिसमें रोबा को रति बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। वक्फे वक्फे से चाय की चुस्की लेती वो खिड़की से बाहर देख रही थी। विंडो गिलास पर पड़ते पानी के कतरे ऊपर से नीचे बह रहे थे। भाप सटे शीशे से धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे कि अचानक उसके माथे पर बल पड़ गए। विंडो से बाहर 2 बच्चे खड़े थे जिनके लिबास फटे थे। कंधों पर मैला सा थैला लटक रहा था। चाय वहीं छोड़कर वो काउंटर पर आई, जूसेस और सैंडविचेस लेकर बाहर आ गई। घुटने के बल बैठकर उसने ट्रे उनके सामने की, जिसे देखकर उनके दोनों के चेहरों पर चमक आ गई थी। तेजी से उन्होंने सैंडविचेस उठा लिए थे। खाने के दौरान वो मुस्कुराकर बस उन्हें देख रही थी। रोड पर लोग जा रहे थे। उन्हीं में एक गाड़ी जीशान की भी थी जो मौसम एंजॉय करने की गर्ज से निकला था। गश्त करती नजर दूर साइड पर मौजूद रेस्टोरेंट के बाहर खड़े खूबसूरत वजूद पर पड़ गई। बेसाख्ता ही कदम ब्रेक पर चला गया। वो बच्चे खाने में मसरूफ थे जब एक सवाल पर जीशान और रोबा दोनों की मुस्कुराहट थम गई थी। आप तस्वीर नहीं बनाएंगे हमारी? उसने हैरत से उन्हें देखा। तस्वीर? क्यों? बनाते हैं ना, जब हमें कोई खाना खिलाए, पैसे दे तो तस्वीर बनाते हैं। और फिर आप हमारे साथ नहीं बनाएंगी? समझ तो वो दोनों ही गए थे। गाड़ी से उतरकर वो भी आ गया था। वो बच्चे चले गए थे। हमारी जिंदगी कितनी शो ऑफ हो गई है ना। हम अपने हाथों से अपने मुल्क की गुर्बत का मजाक बना रहे हैं। उन्हें पैसे देते ही फोन पर स्टेटस स्टोरीज लगानी शुरू कर देते हैं। आज हमने ये किया, वो किया। मुझे ना सोशल मीडिया लाइफ वैसे ही नकली सी लगती है। मतलब क्या सैड स्टेटस लगाकर खुश रहना? क्या दिखा रहे हैं कि हम खोखले हैं? अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। और शायद इसीलिए सोशल मीडिया को लोग फैंटेसी लाइफ कहते हैं,
जहां हम अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, ना कोई हमारा असल नाम जानता है, ना असल जिंदगी में चाहिए हम गरीब हैं, मगर सोशल मीडिया पर हम बिल गेट्स की औलाद हैं। दोस्त आर्जी, रिश्ते आर्जी, वक्त आर्जी। कहीं पढ़ा था नेकी कर दरिया में डाल, और हम अपनी नेकी का बोर्ड गले में डालकर घूमने लगे हैं। वो याद है फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में एक बाब हुआ करता था जिसमें एक आदमी को न्यू ईयर पे आमाल लिखने वाला फरिश्ता मिल जाता है। हाँ, वो उसे तसव्वुर कर लेता है और उसे कहते हैं, मैंने फलां जगह फलां नेकी की थी, तुमने लिखी? हम भी आजकल उसी इंसान की तरह हो गए हैं, बस फरिश्ता मिलने वाला रह गया है, नेकियां गिनवाने को तैयार। आप क्या कहती हैं? उसने चेहरा उसकी जानिब मोड़ा जो खामोशी से उसे सुन रही थी। बस एक लफ्जी जवाब देकर वो अंदर की जानिब बढ़ गई। जीशान के चेहरे पर नागवारी आ गई थी। आज बता ही दे, मुझसे आपको इतनी चिढ़ क्यों है कि जवाब देना भी जरूरी नहीं लगता? इतने वक्त में आपको पता चल जाना चाहिए था कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। रोबा को उसकी बात पर ताज्जुब हुआ। उसने पलट कर देखा। कितने वक्त में? हम 2 बार पहले मिल चुके हैं और आज तीसरी बार है जी। वक्त बहुत। आपको लगता है किसी इंसान को पहचानने के लिए इतना वक्त काफी है? 2 बार मिलना और बस अब जान लिया? जीशान ने गहरा सांस हवा के सपोर्ट किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि किसी को जानने के लिए थोड़ा बहुत वक्त दरकार होता है। बात करेंगे तो पता चलेगा कौन कैसा है। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना। एक मर्द को किसी औरत में दिलचस्पी तब बढ़ती है जब वो उसके सवालों के जवाबात शीरी अंदाज से देने लगती है, और मैं नहीं चाहती कि आपको मुझ में कोई भी दिलचस्पी हो, इसलिए खामोश रहती हूँ। जीशान को उसकी बात पर जरा भी हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि इसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। मुलाकातें बढ़ जाती हैं जब बातें अधूरी रह जाती हैं। ना बात होगी ना मुलाकात होगी। लेकिन वो मुकम्मल इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। आप सही कह रही हैं, मगर आधा आप जानती हैं, मर्द और औरत में एक और उनसर होता है जो बाकियों से ज्यादा होता है, और वो होती है जिद। जब एक औरत किसी मर्द को मुकम्मल नजरअंदाज करती है तो वो भी उसमें दिलचस्पी लेता है, और फिर उसकी नजरों में आना उसकी जिद बन जाता है, और यही शायद आपके और मेरे साथ हो रहा है। इसका रद्द अमल देखे बगैर वो वापस गाड़ी में बैठ गया। एक नजर उसके संजीदा चेहरे को देखा और ड्राइवर कर गया। चंद लम्हे वो उसे जाता देखने के बाद सर झटक कर अंदर चली गई। आंखों से निकलते आंसू उस खत पर गिरकर उसमें जज्ब होते जा रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे खोल कर पढ़े, इसलिए बैग में रखकर जिप बंद कर दी। बैग लाकर उसने सोफे के करीब रख दिया था। एक नजर उस कमरे को देखा जहां उसने 2 दिन और 3 रातें गुजारी थी। हाँ, बस इतना ही वक्त वो हैदर के करीब रही थी, जिनमें ज्यादा खामोशी की नजर हुआ था। शब ख्वाबी में डूबा कमरा, 0 साइज नारंगी रंग का जलता बल्ब, सीनरियों पर पड़ती सुनहरी रोशनी, बुक शेल्फ में तरतीबवार रखी किताबें और रहल में मौजूद कुरान मजीद। दिल उदास था। वो वजू करने के लिए जाना चाहती थी, मगर साइड टेबल पर मौजूद डब्बी देखकर उसका दिल डर गया। उसने हैदर को देखा जो पुरसुकून सो रहा था, मगर उसकी सांस का पता नहीं चल रहा था। उसने डब्बी उठाकर देखी जो खाली थी। हैदर को देखा। हैदर, हैदर उठे! वो उसे हिला रही थी। उसका चेहरा थपथपा रही थी। गला खुश्क होने लगा था, आवाज भी बंद हो गई थी। हैदर! आखिर उसने खोल कर उसे देखा जो उस पर झुकी उसका चेहरा पकड़े बैठी थी। आहिस्ता से उसके हाथ उठाए। जी। उसने सुख की सांस ली। वो मुझे लगा आपने ये। अब तो उसके सामने नजरें भी उठाना मुहाल था। हैदर की नजर स्लीपिंग पिल्स पर पड़ी जो आखिरी आज वो खा चुका था। इतना कमजर्फ नहीं हूं जो खुदकुशी कर लूं। करनी होती तो पहले दिन कर लेता। मैं जानती हूं आप बहुत हर्ट हुए हैं मेरी वजह से, मगर मैंने ये फैसला, आपने जो फैसला किया है उस पर भरोसा रखें। अगर तो लगता है कि सही है तो उसकी सफाइयां ना दें, और अगर लगता है गलत है तो सोचे क्यों और किस तरह गलत है। उससे तो बात ही खत्म कर दी थी। अगर इसका फैसला सही है तो क्यों बता रही है? उसे क्यों बिला वजह बात बढ़ा रही है? फिर कुछ अधूरा रह जाए, फिर कोई कमी रह जाए। हैदर फिर छत को घूरने लगा था। इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी, फिर जगा दिया। उसे देखते वो शर्मिंदा थी
کس منہ سے پوچھے کچھ چاہیے تو نہیں. یوں ہی سوچوں میں گم نیند سے بیزار ایک آخری رات اس نے حویلی میں گزار لی تھی.